नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी मेरा बेटा। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी मेरा बेटा। लेखिका शिवानी। इलाहाबाद का मेडिकल कॉलेज कभी उस जिले की कुख्यात जेल थी, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अभी भी मनुष्यत का घेरा अस्पताल का पूरा अहाता घेरे रहता है। लॉन में हर रोज ही रखी किसी न किसी लाश पर सिर धुनते आत्मीय स्वजनों का जमघट देखने वाले को सहमा देता है। पर पूरे महीने से उस अहाते में विवशता से बंदिनी बनकर मैं उस वातावरण की अभ्यस्त हो चुकी थी। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ था और मैं उनकी देखभाल के लिए वहीं रहती थी। एक ही कतार में गमलों में सजे उन 4 प्राइवेट वार्ड के चारों मरीजों के विभिन्न रोगों का भी मैं परिचय प्राप्त कर चुकी थी। नंबर 1 में टाइफाइड का एक सिंधी मरीज स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। नंबर 2 में एक बंगाली दंपति थे। पति को किसी अनाड़ी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक की दुगनी खुराक खिलाकर विक्षिप्त सा कर दिया था। कभी कभी चीखता चिल्लाता वह अकाउंट ऑफिसर आधी आधी रात तक ऑडिट की काल्पनिक फाइलें खोल खोलकर सबकी नींद हराम कर देता। नंबर 3 में मैं अपने पति के साथ थी और नंबर 4 में थे असाध्य कैंसर के मरीज एक बंगाली सज्जन मिस्टर मित्रा। बार बार ऑपरेशन किए जाने पर उनके पेट की चमड़ी ऐसी छिद गई थी जैसे बार बार मोची की सिलाई से छिद गया जीर्ण शीर्ण जूता। डॉक्टर लोग घाव खोला छोड़ दिया है, मित्रा की पत्नी हर मिलने वाले से जोर जोर से कहती। जब चमड़ी में थोड़ा ताकत आएगा तब सिलेगा। फिर चादर उठाकर वह पति के सीजर के से खुले घाव का प्रदर्शन करती तो मुझे मित्रा साहब पर बेहद तरस आता। वह बिस्तर से घुल मिल गया व्यक्ति कभी कैसा प्रसन्नचित चतुर सेल्समैन था। इलाहाबाद का शायद ही कोई ऐसा समृद्ध घर होगा जहां मित्रा के फर्नीचर की दुकान अलंकार का बना एक आध पीस ना हो। काठियावाड़ी कुर्सी हो या पुराने जमींदारी गढ़न के नक्काशीदार पलंग, सोफा हो या शिपेंडेल, सब में अपनी अनूठी कला का जादू फूंक कर रख देता था मित्रा। कुछ ही दिन पहले वह दिल्ली के कई विदेशी राजदूतों के फर्नीचर का ऑर्डर लेकर बड़े उत्साह से लौटा ही था कि ऐसे रोग ने दबा लिया। उसकी दुकान एक प्रकार से टूटे फूटे फर्नीचर की अस्पताल थी। कैसा ही टूटा फीटा विकलांग सोफा क्यों ना हो, मित्रा की किसी दक्ष सर्जन की सी उंगलियां पल भर में पूरी टेपेस्ट्री की केंचुली उतारकर उसे नया बनाकर रख देती। कैसा आश्चर्य था कि जो व्यक्ति टूटे फूटे सोफे के असंख्य स्प्रिंग पल भर में नए बना देता था, आज स्वयं किसी कबाड़ी की दुकान में टूटे सोफे जैसा ही उपेक्षित पड़ा था। असाध्य व्याधि ने उसे बेहद चिड़चिड़ा बना दिया था। जब भी मैं उसे देखने जाती, वह उस नन्हे मरीज के संगीत प्रेमी पिता की फाइल खोलकर बैठ जाता तो रात भर वंशी बजाकर उसे सोने नहीं देता था। सारी रात बांसी बजाए हास पाताले ए सब की भालो लागे। मैं उस नन्हे मरीज के वंशीवादक पिता को भी जानती थी। आकाशवाणी के उस कलाकार के पुत्र का ऑपरेशन हुआ था और अस्पताल की मनुष्यत को भेदता उसकी 2 गज लंबी वंशी का मादक स्वर मुझे बड़ा मीठा लगता। पर ना जाने मित्रा के रोग ने उसे कैसा औरंगजेब बना दिया था कि जैसे ही संध्या को पीलू की करुण गूंज वंशी के छिद्रों से निकलकर अस्पताल की मनुष्यत भेदने की चेष्टा करती, चिड़चिड़ा मित्रा नर्स भेजकर आरोही में स्वरों का गला घोटकर रख देता। इस बीच मेरे बगल का वार्ड खाली हो गया। आधी रात को चीख चीख कर ऑडिट की फाइल मांगने वाला विक्षिप्त बंगाली एक दिन अचानक ही यह फाइल ना पाकर नालिश करने पर लोग पहुंच गया। उसी वार्ड के सामने क्षणिक धूप का चौकोर टुकड़ा नित्य घड़ी के घंटे के साथ ठीक 11 बजे उतर आता था और चारों वार्ड की देखभाल करने वालियां गीले तौलिए बनियान आदि सुखाने उसी धूप के टुकड़े के आह्वान से खींची चली आती। धीरे धीरे वही टुकड़ा पनघट पर जुटी पनिहारियों के से कलकंठ से मुखरित हो उठता। छोकरे हाउस सर्जन की उदासीनता, मुखरा नर्सों की निर्लज ठिठोली, बार बार दी गई धमकियों की अवहेलना कर बेड पेन के ढक्कन की खंजरी बजा आधी रात को बिरहा गाने वाले ढीठ जमादार छोकरे छेदी की धृष्टता, नाना विषयों पर घंटों चर्चा चलती। फिर किसी का मरीज अधैर्य से कराता और हमारी रसगोष्ठी विसर्जित हो जाती।
उस दिन की सभा समय से कुछ पूर्व ही विसर्जित हो गई, क्योंकि 3 मरीज एक साथ ही कर रहा उठे थे। अकेली मैं ही धूप के उस टुकड़े में कुर्सी डाले अखबार पढ़ रही थी कि जूतों की चरमर सुनकर चौंक कर उठ गई। खाली वार्ड की ओर एक स्ट्रेचर लाया जा रहा था। सिर से पैर तक लाल कंबल से ढके स्ट्रेचर के साथ 4-5 फौजी अफसर सिर झुकाए चले आ रहे थे। उनके लटके गंभीर चिंतित चेहरे देखकर ही मैंने अनुमान लगा लिया कि स्ट्रेचर पर लाए जा रहे व्यक्ति की अवस्था गंभीर है। मैं अखबार लेकर भीतर जाने ही लगी थी कि 2 फौजी अफसर खटाक से एड़ियां खटकाकर मेरे सम्मुख खड़े हो गए। क्षमा कीजिएगा, आपको एक कष्ट देना है, दोनों में वरिष्ठ लग रहे नाटे व्यक्ति ने बड़ी नम्रता से अंग्रेजी में कहा। उसका त्रुटिहीन उच्चारण वैसा ही था जैसे उच्च पदस्थ फौजी अफसरों का प्रायः हुआ करता है। ठसकेदार वर्दी ने उसके टूटकर गिरते व्यक्तित्व को जैसे साध लिया था। मैं बमरौली में एरोड्रम ऑफिसर हूँ और यह मेरे एक सहयोगी हैं। हमारे एक कर्मचारी को बहुत चोट आ गई है। बेचारा ट्रेनिंग के लिए बाहर से आया था। डॉक्टरों का कहना है कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, मल्टीपल फ्रैक्चर है। जाहिल गांव वालों ने इसे आबकारी का इंस्पेक्टर समझा और पूरी 28 हड्डियां दांतों सी तोड़ मरोड़ कर इसे खेत में मरा समझकर पटक गए। आप चूंकि बगल के वार्ड में हैं, उस अफसर का कंठस्वर अनुनय करता किसी किशोरी के कलकंठ को भी मात देता और मधुर होता। विल इट बी टू मच यदि हम आपसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक इस बेचारे परदेसी के घर से कोई नहीं आ जाता, आप इसका भी ध्यान रखें। वैसे तो हमारा एक अर्दली निरंतर यहाँ बना रहेगा। बमरौली इतनी दूर ना होता तो हम ही बने रहते, लेकिन देखिए मजबूरी है। आई कांट लीव एरोड्रोम। आप कृपा कर क्या एक बार चलकर उसे देख लेंगी? और मैं उस वाचाल व्यक्ति की जादुई बातों के लच्छे में उलझती उसके पीछे पीछे हो ली। कमरे में पहुंचते ही मेरा माथा चकराकर घूम गया। पता नहीं अब रोगियों को बेहोशी की कौन सी निराली दवा दी जाने लगी है, जो मरीज के साथ साथ उसकी देखभाल करने वालों को भी चित्त कर देती है। पूरे कमरे में उसी औषधि का भभका भरा था। नाक पर रुमाल धरकर मैं पीछे हटी तो वह फौजी अफसर फुसफुसाकर कहने लगा, देख रही है ना क्या गत बना दी बेचारे की। मैं भय से सिहर उठी। नाक मुंह में नली, सम्मुख रखा ऑक्सीजन प्लांट और पूरे चेहरे पर पट्टियों की पटरियां, ठीक जैसे कोई फिल्मी मरीज बेसुध पड़ा हो। एक उल्टी लटकी शीशी से ग्लूकोज चढ़ा शरीर का रीता घड़ा भरा जा रहा था। 3 शीशी खून भी चढ़ाया जा चुका है। फिर भी डॉक्टर को उम्मीद कम है। वह कहने लगा, मेरा यह अर्दली यहीं रहेगा, फिर भी आप कभी कभी आकर इसे देख लें। जहाँ तक है, परसों तक इसके घर से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। इससे पहले कि मैं अपनी स्वीकृति देती, बातों का धनी व चतुर फौजी अफसर मेरे निरीह कंधों पर एक अनजान मुर्दे की अर्थी टिकाकर चला गया। कमरे में लौटी तो मन ही मन अपनी दुर्बलता पर भुनभुना उठी। कहीं आधी रात मर बैठा तो अभागा अर्दली क्या भागकर बमरौली जाएगा? वह तो मुझे ही उठाएगा। अरे यह भी अच्छी रही, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और फिर मैं क्या यहाँ हनीमून मनाने आई ही थी? 10-10 चिंताएं अलग घुलाई जा रही थी। पति का ऑपरेशन किया हुआ जैसे मैं ही मर गई। जबरदस्ती माँ का दूध छुड़ाए गए शिशु को जैसे माँ के दूध की हुड़क बेहद चिड़चिड़ा बना देती है, वैसे ही उन्हें दफ्तर की हुड़क ने ऐसा चिड़चिड़ा बना दिया कि शीतल जल का छींटा डालने पर भी गर्म तवे सा ही छनछना उठते। घर से खिचड़ी बनाकर लाती तो झल्ला उठते। यह कोई खिचड़ी है भला? दाल अलग चावल अलग, फेंक दो इसे। बीमार पति सर्कस के पिंजरे में बंद बिद के भूखे शेर से भी अधिक खूंखार बन जाता है। चतुर रिंग मास्टर की ही भांति उसे पुचकार कर साधना होता है, यह तो मैं समझ ही गई थी। महीने भर की रिंग मास्टरी से जरा कमर सीधी ही की थी कि विधाता ने एक और उपहार भेज दिया। दिन भर मैं उसे देखने नहीं गई। भाड़ में जाए, कौन लगता है मेरा? कल सुबह ना हो एक बार मिसेस राठौर को फोन कर दूंगी। हॉस्पिटल कमेटी की 120 सदस्यों में से परम उत्साही सदस्यता थीं। महीने में एक बार अस्पताल के मरीजों के नाम चंदा इकट्ठा कर उनका महिला मंडल नित्य क्रीम कॉफी की चुस्कियां लेता रहता है। अब उनसे कहूंगी कि उतरो अखाड़े में। हर तीज त्योहार पर कमेटी की सजी धजी सदस्याएं अस्पताल जाती थी। मैंने ही एक बार उनके इस कार्यक्रम पर आपत्ति की थी। देखिए, मैंने कहा, अस्पताल में विवश पड़े मरीजों की अपनी एक प्राइवेसी होती है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके एकांत में डाका डालें। फिर बीमारी क्या कोई प्रदर्शन की वस्तु है? हर हफ्ते आप लोग इसी धूमधाम से अस्पताल पहुंच जाती हैं। मरीज एक दिन स्वयं ही आपको लाठी लेकर खदेड़ देंगे। और हुआ भी यही।
दल की सदस्याएं पहले सप्ताह गुलदस्ते से जाकर आईं, दूसरे सप्ताह मरीजों के सिर हो गई कि उनके आत्मियों को पत्र लिखेंगी। बस दुष्ट मरीजों ने भड़क कर मोर्चेबंदी कर ली। आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? कंठ में विश्व की समस्त करुणा उड़ेलकर सदस्याओं ने मरीजों से पूछा। बदले में 22 पलंगों से बेहुदी तानाकशी की आवाजें आने लगी। इसके बाद वह कमेटी बिखर गई। फिर भी मिसेस राठौर परदेश में पड़े इस मृतपाय व्यक्ति की देखभाल के लिए एक समाज सेविका जुटा ही देंगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास था। मैंने अपने पति को सुबह की घटना सुनाई तो वह एकदम पिघल गए। एक तो अस्पताल में प्रत्येक रोगी की नस नस में ग्लूकोज की बूंद के साथ विश्व बंधुत्व की भावना भी स्वयं ही प्रवेश कर जाती है। अस्पताल की नर्स, वार्ड बॉय, जमादार सब मरीज को अपने ही सगे लगने लगते हैं। पता नहीं बेचारा कैसा है, जाओ एक बार देखाओ। अकेले कमरे में बेहोश पड़े उस अनजान व्यक्ति के लिए मेरा मन भी अचानक ना जाने कैसा हो उठा। वह भी तो किसी का पुत्र होगा। तब मैं क्या जानती थी कि वह मेरा ही पुत्र निकलेगा। कमरे में गई तो उसका अर्दली गायब था। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। प्रत्येक अनुभवी अर्दली से ऐसी ही तो आशा की जा सकती थी। मौत के झूले में झूलते स्वामी को अकेले छोड़ देना तो इस युग के अर्दली की कार्यपटुता एवं स्वामी भक्ति का ज्वलंत उदाहरण था। फिर भला मुझे आश्चर्य क्यों होता? कंठ से निकल रहे घर घर के अमानवीय स्वर को सुनकर मैं भय से सिहर उठी। ना वहाँ कोई नर्स थी, ना डॉक्टर। ग्लूकोज की नली शायद हाथ हिलने से निकल गई थी और हाथ सूजकर डबल रोटी बन गया था। दोनों होठ सांस लेने की क्रिया में खुले ही रह जाते। मुझे लगता वह जा रहा है। मैं भागकर डॉक्टर को बुला लाई। वह एक नर्स के साथ था। वहां से खींचकर असमय ही लाया जाना शायद उसे बेहद अखरा। खूब पिटे हैं हजरत, पर चिंता ना करें, नाड़ी हार्टबीट सब ठीक है। उसने अपनी रस घोष्टी से उठाकर लाए जाने की भड़ास निकाल दी। आप इनकी कोई लगती हैं क्या? उसने मेरी ओर मुड़कर ऐसे पूछा जैसे उत्तर पहले ही जान गया। उस छोकरे डॉक्टर के होठों की व्यंग्यात्मक मरोड़ पर उभरी उसकी अनकही उक्ति को मैंने पढ़ लिया। तो फिर आपको इसके लिए सिर दर्द क्यों हो रहा है भला? शायद वह मनी मन यही पूछ रहा था। थोड़ी ही देर में खिसियाए से अर्दली ने आकर कहा, बहू जी अब हम आ गए हैं, आप जाइए। पर मैं उसकी और बढ़ती मृत्यु की एक एक पदचाप स्पष्ट सुन रही थी। फिर उसे कैसे छोड़ देती? एक बार अपने पति के से कहने को गई, फिर सारी रात मैं उस बेसुध परदेसी के सिरहाने बैठी खिलाड़ी बिल्ली जैसी मृत्यु का खिलवाड़ देखती रही। ठीक बिल्ली की ही भांति वह चुएसा उसे दबोच लेती। एक एक सांस के लिए वह छटपटाने लगता। मैं व्याकुल होकर बड़ी झिझक से उसकी नब्ज देखती और फिर स्वाभाविक रूप से सांस वह लेने लगता वह मृत्यु पथ का अद्भुत यात्री जाते जाते ना जाने किस मोह बंधन से बंधा खींचकर लौट आया है। दूसरे दिन उसकी बेहोशी कुछ कुछ दूर हो गई थी, पर वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। एक लंबी सी कार में एरोड्रोम के बहुत से अफसर उसे देखने आए और बारी बारी से मेरे सम्मुख कृतज्ञता से दोहरे हो गए। एक अनजान परदेसी के लिए आप रात रात भर जागती रहीं। वही नाटा वाचाल अफसर कहने लगा, ईश्वर निश्चय ही आपको इसका पुरस्कार देगा। बेचारा अफसर, वह क्या जानता था कि पुरस्कार वितरण के लिए मेरा कृतज्ञ रोगी विधाता की प्रतीक्षा कर बेचारा अफसर, वह क्या जानता था कि पुरस्कार वितरण के लिए मेरा कृतज्ञ रोगी विधाता की प्रतीक्षा ना कर स्वयं मुझे पुरस्कृत कर देगा। तीसरे दिन नित्य की भांति मैं फलों का रस लेकर उसके कमरे में गई तो वह होश में आ गया था। मुझे देखते ही उसके अर्दली ने उसके कानों के पास मुंह सटाकर कहा, साहब ये वही बहू जी हैं जो रात रात भर आपके सिराने बैठी रही हैं। शर्मा जी के दोनों हाथ विवशता से प्लास्टर के जिरह बख्तर में बंधे थे। फिर भी उन्होंने उन्हें नमस्कार में बांधने की व्यर्थ चेष्टा की और बच्चों की भांति सिसकने लगे। ऐसे लंबे चौड़े अधेड़ पुरुष को मैं अबोध शिशु की भांति बिलखते देख घबरा गई। रोते क्यों हैं शर्मा जी? मैं कुर्सी खींचकर उसके सिरहाने बैठ गई। पट्टियों की चिलमन से झांकती पीड़ित पिटे शिशु की सी आंखें देखकर मेरा भी गला भर आया। ईश्वर ने आपको नया जन्म दिया है, मैंने बड़े यत्न से स्वर साध कर कहा। ईश्वर ने नहीं, तुम्ही ने दिया है अम्मा। मैं उस अधेड़ व्यक्ति के मुंह से यह संबोधन सुनकर संकोच में से गड़ गई। पहचान नहीं रही हो क्या अम्मा? मैं हूँ तुम्हारा देबू। इलाहाबाद में तो अहिराने के पीछे हमारा पक्का मकान था। मैं जब ट्रक के नीचे दबा था तब 12 साल का भी नहीं हुआ था। तुमने मेरी लाश पर पछाड़े खाकर मेरी अर्थी ही तोड़ दी थी।
भूल गई हो क्या? बहू जी, अर्दली ने मेरे कान के पास आकर कहा। दिमाग पर लाठी पड़ी है ना, इसी से लगता है सांप बहक गए हैं। शायद उस मृतप्राय व्यक्ति ने सुन लिया था और बोला, नहीं। वह फिर दृढ़ स्वर में कहने लगा, तुम मेरी अम्मा हो। मैं अवाक थी। परामनोवैज्ञानिकों की साधारण पुष्ट दलीलें आज तक मुझे प्रभावित नहीं कर पाई थी। मुझे यह सब निरा फ्रॉड ही लगता है, पर उस दिन उस घायल व्यक्ति के करुण चेहरे को देखकर मेरा मन जिस ममत्व से भर आया, उसकी कैफियत में स्वयं नहीं खोज पाई। लग रहा था बिस्तर पर विवश पंगु पड़ा व निश्चय ही मेरा नन्हा बेटा है। मैंने अपने कमरे में लौटकर अपने पति से हंसकर कहा, लो, आज तक हमारा एक बेटा था, अब दो हो गए। कौन जानता था कि देने वाले ऐसे अचानक ही सरकारी नौकरी में लगा रेडीमेड बेटा छप्पर फाड़ कर दे देगा। हमने तो अपने उस नवीन पुत्र जन्म को हंसी हंसी में उड़ा दिया, पर स्वयं पुत्र ने जन्म सिद्ध अधिकारपूर्ण आत्मीयता से अपना नाम हमारी वंशवेली में जोड़ ही दिया। जितनी देर मैं उसके कमरे में रहती, वह एकटक पागलों की भांति मुझे ऐसे घूरता जैसे भूली बिसरी स्मृतियां सजो रहा हो। बाल्यकाल की ना जाने कितनी स्मृतियां उन पीड़ा से निमग्न आंखों में तैरने लगती। कभी कभी मुझे संकोच होता। धीरे धीरे हमारे सब मिलने वाले उसके मिलने वाले भी हो गए। सिर से पैर तक प्लास्टर में मड़ा मेरा बेटा अनायास ही सबकी दया का पात्र बन जाता। कोई फल ले आता, कोई दूध, कोई पत्रिका। मेरा पुत्र होने पर भी उसकी रुचि का स्तर निश्चय ही हमसे भिन्न था। जितनी पत्रिकाएं मैं उसे देती, वह उलट पुलट कर रख देता। टूटे हाथों में सदी उर्दू की सस्ती पत्रिकाओं से झांकते अर्धनग्न तारिकाओं के सस्ते चित्रों को उसे आंखों ही आंखों में पीते देख मैंने उसे एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे देखकर वह चेप गया। मेरा अर्दली ननकू ना जाने कहां से यह पत्रिका ले आया। खिसियाए स्वर में उसने कैफियत दी। उन दिनों देश की राजनीति गिरगिट जैसा रंग बदल रही थी। मेरे पति के वार्ड में शाम होते ही पत्रकार, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, ऊंचे वर्गों के इष्ट मित्र आ जुटते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचारों पर बहस छिड़ जाती। लाठी टेक कर मेरा अष्टावक्र पुत्र भी वहां पहुंच जाता और कभी कभी अपने अनाड़ी प्रश्नों से मुझे रसातल को खींच ले जाता। क्यों जी, बिनौले का क्या भाव होगा आजकल? सिक्के के अवमूल्यन पर चल रही बहस फिर वहीं ठप हो जाती। मैंने ही एक बार जिद करके उसके घर का पता मांगा। शर्मा जी, लगता है आपके विभाग ने आपके घर कुछ खबर नहीं की। लाइए मैं ही एक चिट्ठी डाल दूं। नहीं जी, वह कहने लगा, आपकी बहू अब आकर क्या करेगी जब सासी ने बेटे को मौत के मुंह से खींच लिया। उसके स्वर, आकृति या कहने की भंगिमा में कहीं भी बनावट का पुट नहीं रहता। कभी कभी तो मेरे पति भी कहने लगते, लगता है सचमुच ही ये तुम्हारा उस जन्म का बेटा है। सौभाग्य से मैंने शांति निकेतन के रंगमंच पर एक से एक उत्कृष्ट अभिनेता और अभिनय देखे थे, पर उस जन्मजात कलाकार की अभिनय कला का मैं आज भी स्मरण करती हूँ तो श्रद्धा से सिर अपने आप झुक जाता है। मेरे पति स्वस्थ हो गए थे और हमें अचानक एक प्रातःकाल मुक्त कर दिया गया। अस्पताल का हिसाब चुकता कर हम दोनों शर्मा जी से विदा लेने गए तो उन्होंने हमारे जाने की बात सुनते ही आंखों पर रुमाल रख लिया। काश उस दिन उनका वह बिलखना, सवा सवा लाख की एक एक सिसकी यदि मैं टेप कर पाती तो मेरा बेटा निश्चय ही संगीत नाटक अकादमी की पद्मश्री हत्या लेता। अम्मा, अब मुझे कौन देखेगा? वह बिलखने लगा। बड़ी कठिनता से हमने उसे ढांढस बंधाया। हम कौन दूर जा रहे हैं शर्मा जी, यहीं तो 2 कदम पर हमारा बंगला है। बारी बारी से हम बच्चे और नौकर आपको आके देखते रहेंगे। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस लंपट के बार बार आग्रह करने पर भी मैं कभी उसे बेटा कहकर ना पुकार सकी। क्या पता ईश्वर ही ने उस पवित्र संबोधन को दूषित होने से बचा लिया हो। मैंने अपने आश्वासन को यथासंभव निभाया भी। थर्मस में रोज गर्म दलिया या अब भी अस्पताल में उसी तत्परता से जाता जैसे गृह स्वामी के लिए जाता था। मेरी पुत्रियों को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। फिर भी बेचारी बारी बारी से नित्य मेडिकल कॉलेज की एक परिक्रमा कराती। हमें घर आए 1 हफ्ता हो गया था। बहुत दिनों के बाद अस्पताल के घिनौने वातावरण से छुट्टी मिली थी। अतः एक दिन बड़े उत्साह से मिलजुल कर मुक्ति पर्व मना रहे थे कि नौकर ने आकर कहा, कोई मेहमान आए हैं। हम सबके चेहरे लटक गए। इतने दिनों बाद तो अपने घर की प्राइवेसी नसीब हुई थी कि मेहमान टपक पड़े। निश्चय ही अब माघ मेले के पर्वी स्नान के लिए आटप की किसी पर्वतीय महिला अतिथि दल की कठिन मेजबानी निभानी होगी। मैं बाहर गई, तांगे की सवारियां देखी तो प्राण में प्राण आए।
तांगे से उतरती शुभ्रवसना प्रौढ़ा शायद मेरे बंगले की भूल भुलैया में भटक कर उतर पड़ी थी, क्योंकि चेहरा एकदम अनजान था। इससे पहले भी कुंभ मेले के तीर्थ यात्री भ्रमवश मेरे बंगले पे उतर गए हैं। क्षमा कीजिएगा, आपको शायद 47 नंबर के बंगले में जाना है ना। मैं किसी परिचित अतिथि के चेहरे को ना पाने के अपने उल्लास को रोक ही नहीं पा रही थी। यह 47 ए है। नहीं बहन, वह चंदन की बिंदीधारी सांवली महिला मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे वर्षों की बिछुड़ी मेरी बाल्य सखी हो। मुझे तो यहीं आना था, तुमने हमारे देवी को कैसे बचाया? यह सब तो मैं अस्पताल से सुनाई। भाभी की अवस्था सुविधाजनक होती तो वह भी तुम्हारे चरणों की धूल लेने आती बहना। वह तो पूरे महीनों से है, फुसफुसाई। यह मेरे पिताजी हैं। उसने बूढ़े का हाथ पकड़कर मेरे सामने खड़ा किया और मेरा कलेजा धक धक कर उठा। लगता था बूढ़ा प्रयागराज में 4 बासों की सवारी करने ही आया है। खांसी के साथ वह बूढ़ा बरामदे की पहली सीढ़ी पर ही निढाल होकर लुढ़क गया। मैं सहमी दृष्टि से तांगे से उतरते सामान की अशेष पंक्ति को देख रही थी। फूलदार पेटी, दरी में बंधा बिस्तर, 2 कनस्तर, 1 नौकरानी। अतिथि के सामान को देखकर गुणी ज्ञानी संसारी अपने घर में उसके रहने की अवधि को मन ही मन भापा करते हैं। यह तो संसार का नियम ही है। शायद उस बाल विधवा ने अपने सामान को मेरी कनखियों के कांटे पर तुलता देख लिया। चटपट मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सोचा जब राधा गोविंद ने कृपा कर मौत के दरवाजे से भैया को लौटा दिया हो तो क्यों ना तीर्थराज के संगम तट पर लौट आऊं। और फिर तो बाप बेटी पूरे हफ्ते भर संगम तट पर लौटते रहे। संध्या होते ही शर्मा जी की कीर्तन प्रेमी बहन कहती, बहनें पास पड़ोस की बहनों को न्योता दे लो, कीर्तन करके जिया जुड़ाए ले हैं। और वह कीर्तन फिर क्या कमरे तक सीमित रहता? पुत्री का कीर्तन समाप्त होता तो पिता की खांसी का ध्रुव धमार चलता रहता। 7वें दिन शर्मा जी का परिवार विदा हुआ। दूसरे दिन मैं शिव मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लौटी तो देखा गोल कमरे में शर्मा जी बैठे हैं। अरे वाह, आप क्या आज चल कर आए हैं? मैंने पूछा। उस अधमरे व्यक्ति को महीना भर पहले जिसने देखा था, वह क्या कभी विश्वास कर सकेगा कि यह पैदल चलकर मेरे बंगले तक पहुंच पाएगा? और फिर मेरे हाँ हाँ क्या करते हैं कहने तक उसने अपना खिचड़ी बालों वाला माथा मेरे चरणों पर रख दिया। भाई शर्मा जी कल जा रहे हैं, मैंने इन्हें आज खाने को रोक लिया, मेरे पति ने कहा। चलने का समय हुआ तो वह कुटिल व्यक्ति मेरे पति को एकांत में खींच ले गया। शायद वह जानता था कि ऋण देने में पुरुष स्त्री से अधिक उदार होता है। इसके पहले कि मैं आंखों ही आंखों में उन्हें सावधान करती, वे फिसल चुके थे। 300 रुपये की राशि को चेक पर देख मैंने दीवार पकड़ ली। ठीक चलते समय बनावटी नाटकीय सिसकियों का तमचा तान कर रुपए वसूल करने वाला वह व्यक्ति मेरे संसारी अनुभव के एक्सरे में नंगा खड़ा था। जब चलते चलते चौथी बार वह मेरे पैरों की धूली लेने बढ़ा तो मैं पीछे हट गई। शायद वह धूर्त भी समझ गया होगा कि मैं उसकी दाढ़ी का तिनका बीन चुकी हूँ। उसके जाते ही मैंने अपने पति को खूब आड़े हाथों लिया। आप भी खूब है, न जान न पहचान चट से सेल्फ का चेक थमा दिया। अभी पिछले महीने आपका वह मुस्टंडा मित्र 200 डकार गया था, फिर भी सबक नहीं सीखे। मेरे पति मुझ पर ही बरस पड़े। तुम्हारी यही आदत मुझे नापसंद है। कहाँ बेचारा शर्मा करती मरी जा रही थी, और कहाँ आज उसी बेचारे ने रुपए मांग लिए तो चोर हो गया। मैं भी कुछ खिसिया गई। 8 दिन बीते, फिर 10 दिन, फिर 20। 1 महीना बिताकर जब दूसरा तीसरा महीना भी बीत गया तब मेरा माथा ठनका। मैंने बमरौली हवाई अड्डे के उसी नाटे अफसर को फ़ोन किया। शर्मा जी का पता दे सकेंगे क्या? मुझसे 300 रुपये ले गए थे, शायद राह खर्च के लिए उन्हें ज़रूरत थी। क्या? वह चौंके। राह खर्च कैसा? वह तो सिविल एविएशन का कर्मचारी है, उसे फ्री एयर पैसेज मिलता है। फिर 400 रुपये तो हमारे विभाग ने उसे दे ही दिए थे, आपने क्यों दिए? वाह, यह भी खूब रही। मैंने व्यंग से कहा, आप ही ने तो कहा था कि मैं उसकी देखभाल करूं। देखभाल करने ही को तो कहा था, उसने अत्यंत नम्र और शिष्ट स्वर में कहा। फिर भी व्यंग की हथौड़ी मेरे कानों में बज गई। टीए देने को तो नहीं कहा था, स्काउंडल कहीं का। आई एम सॉरी, मैं आज ही सफदरजंग को लिखूंगा, आखिर जाएगा कहाँ? पर मैं आश्वस्त नहीं हो पाई। लगता था अचानक ही विराट विश्व की भीड़ में मिल गया मेरा बेटा, फिर कहीं भटककर सदा के लिए खो गया है। कुछ दिनों बाद मैंने फिर फ़ोन किया। इस बार नाटे अफसर की पत्नी ने फ़ोन उठाया। ओह, आप ही को उल्लू बना गया वह, मेरे पति बता रहे थे। पर देखिए ना, गलती तो आपकी भी थी।
वह भला आदमी होता तो क्या गांव वालों के हाथों पिटता? सरल गांव वाले कभी निर्दोष व्यक्ति को नहीं पीटते बहन। क्यों, क्या कहती हो? और मैंने फोन रख दिया। कहती भी क्या? भले कुपुत्र भले ही हो, पर क्या माता कभी कुमाता हो सकती है?